वेलकम बैक। चेयरमैन एहसास कफालत प्रोग्राम सानिया नेशर का कहना है कि एहसास कफालत प्रोग्राम 13 मिलियन अफराद के लिए है। हुकूमत मुस्तहिकीन को इमदाद पहुंचा रही है। उन्होंने टीवी टुडे की इंतजामिया को अल खिदमत फाउंडेशन के साथ समाजी मुहिम करने पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऐसी समाजी मुहिम बाकी चैनल्स को भी शुरू करनी चाहिए। सबको मिलकर आगे चलना होगा। जी बिल्कुल। टीवी टुडे जो अपना ये प्रोग्राम चला रहा है, अवेयरनेस कैंपेन जो चला रहा है, इस पे मैं ज़हूर साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। शफाफियत का ये मेयार है कि हमने ये 7 प्रोसेस है, डाटा प्रोसेस है, जिसको 7 डेटा बेसिस को ये हिट करके जाता है। ये बिल्कुल एंड ऑटोमेटिक ये एनालिटिक्स प्रोग्राम है। इसमें ह्यूमन जुस्टिफिकेशन नहीं है, इसमें कोई सीएनएससी डाल नहीं सकता, कोई सीएनएससी निकाल नहीं सकता। ये बिल्कुल एल्गोरिदम्स फार्मूला के मुताबिक हो रहा है और ये एसएमएस से ट्रिगर होता है। जी डेटा हमने नादरा से कलेक्ट किया है और इसमें 4.5 मिलियन, 4 मिलियन और 3.5 मिलियन और 12 मिलियन की ये बास्केट है। इसमें हमने पिछले 10 रोज में हमने 40,40,000 खानदानों को, मुस्तहिक खानदानों में 53 अरब 33 करोड़ जो है वो तकसीम कर दिए गए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एसएमएस आपको एक आता है, एक एसएमएस आपको एक इनएलिजिबिलिटी का एसएमएस जाता है और एक एलिजिबिलिटी का मैसेज जाता है। आपको सबको नहीं जाता एलिजिबिलिटी का, किसी को जाता है और किसी को नहीं जाता। एलिजिबिलिटी का मैसेज जो है, आप पेमेंट का इंतजार करें, आप इस स्कीम के हकदार हैं। तो इसमें हम वेल्थ प्रोफाइलिंग का भी डेटा लगाते हैं और निशानदेही करते हैं कि ये मुस्तहिक हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 प्रोसेस जो है, इसके स्टेप हैं जो हिट करता है जाके। मैंने आपको पहले बताया इस हवाले से कि इसके जो है ये गवर्नमेंट जो सर्वेंट को भी हम देखा जा रहा है। इसमें सूबे जो हैं एजे के, जीबी और आईसीटी में हमने ये आबादी के मुताबिक हमने कोटा रखा है इसका। वज़ीर आज़म ने रमज़ान में मसाजिद खुली रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शेखवान कहती हैं कि आइंदा जुमा बतौर यौम तौबा मनाया जाएगा। लॉकडाउन की सूरत हाल और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में अहम इजलास हुआ। उलमाए कराम के वफ़द ने भी इजलास में शिरकत की। कराची से वीडियो लिंक के जरिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी इजलास में शरीक हुए। इजलास में लॉकडाउन की सूरत हाल में रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद खोलने और मजहबी इज्तिमात के इनकाद से मुतल्लिक बातचीत हुई। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शेखवान का कहना था कि कोरोना का फैलाव रोकने के साथ निज़ाम ज़िंदगी को भी चलाना है। उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने रमज़ान में मसाजिद खुली रखने का फैसला किया है। आइंदा जुमा बतौर यौम तौबा मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के दौरान अवाम के घरों में रहने की तलकीन की। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस कदर लोग नज़्मो ज़ब्त रखेंगे, इतना ही कोरोना से निमटना आसान होगा। अवाम जिस कदर मुमकिन होगा घरों में रहें। लोगों के नज़्मो ज़ब्त से ही बंदिशों में नरमी मुमकिन हो पाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर तिब्बी अमले का पैगाम भी शेयर किया। मैं डॉक्टर सलमा अब्बास हूँ। मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में इन्फेक्शस डिजीज़ कंसल्टेंट और शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर में बतौर इन्फेक्शन कंट्रोल चेयर काम करती हूँ। कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रही है। घर रहकर इसको फैलने से रोकें। घर रहें, महफूज रहें। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा है और मैं एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शौकत खानम अस्पताल में काम कर रही हूँ। हम सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। हम लोग अस्पताल में और आप लोग घर रहकर कीमती जानें बचा सकते हैं। प्लीज कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें। घर रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बशारतुल्लाह, मैनेजर सर्जिकल सर्विसेज। आपका हर काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। घर पे रहें, महफूज रहें। शुक्रिया। मैं डॉक्टर ज़ारा जहांगीर हूँ और मैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि प्लीज़ घर रहिए। घर रहने से ही कोरोना वायरस जैसी वबा से बचाव और फैलाव में रोकथाम मुमकिन है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस पर हुकूमती इकदामात से मुतल्लिक असखद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि किसी काम में शफाफियत नहीं, सिंध हुकूमत हो या किसी और सूबे की हुकूमत, मसला शफाफियत का है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कोरोना इकदामात पर असखद नोटिस केस में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चारों सूबों और वजारत सेहत की रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या विफाकी हुकूमत का जवाब कहाँ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। मीडिया पर सुना है कि एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाजी कैंप करंटीना सेंटर में कोई सहूलियात नहीं, किसी भी चीज में शफाफियत नहीं। मज़ारात के पैसे से अफसरान कैसे तनख्वाह ले रहे हैं, सदके के पैसे तनख्वाहों पर कैसे लगाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मसला ये है कि किसी काम में शफाफियत नहीं, सिंध की हुकूमत हो या किसी और सूबे की, मसला शफाफियत का है। जस्टिस उमर अता बंतियाल ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक वफाक ने 9 अरब से ज़ायद ज़कात जमा की, मुस्तहिकीन तक रकम कैसे जाती है इसका कुछ नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिर्फ ये बताया गया कि इमदाद दी गई, तफसील नहीं दी। अदालत ने ज़कात और बैतुल माल की रकम से मुतल्लिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल से शरई राय तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। नैब ने आटा और चीनी स्कैंडल्स पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद बाकायदा तहकीकात शुरू की जाएंगी। नैब जराये के मुताबिक आटा, चीनी और दूसरे स्कैंडल्स मुल्क की तारीख के प्राइम मेगा स्कैंडल्स में से एक हैं। इसलिए नैब तमाम कानूनी पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। जायजे के मुताबिक जामिया और आज़ादाना माहौल में आटा और चीनी स्कैंडल्स पर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। शहबाज शरीफ के आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर नैब ने एलामिया में कहा है कि शहबाज शरीफ नैब के साथ ताउन नहीं कर रहे, अदम ताउन पर कानूनी रास्ता अपनाने का हक मौजूद है। नैब एलामिया में कहा गया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जारी तहकीकात के हवाले से उन्हें 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में नैब इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई थी, जिसके लिए इदारे की पॉलिसी के तहत उन्हें बाकायदा मुफस्सल सवालनामा भी इरसाल किया गया था। नैब लाहौर को मज़कूरा केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनसे मुफस्सल और जामिया जवाबात दरकार हैं, क्योंकि इनके खिलाफ तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ताहम कौमी इदारे को इनकी जानिब से तहकीकात में ताहाल अदम ताउन का सामना है। एलामिया में कहा गया है कि नैब लाहौर में 17 अप्रैल को पेश न होने और कोरोना वबा के उज़र पेश करने की सूरत में नैब लाहौर की जानिब से उन्हें दोबारा 22 अप्रैल को नैब तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होने का नोटिस इरसाल किया गया है। पाकिस्तान में एक ही रोज में कोरोना से 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 176 हो गई। मजीद 425 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 8418 हो गई। 1970 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में 17 मरीज इंतकाल कर गए, जिससे अमवात की तादाद 176 हो गई। सिंध में 56, पंजाब में 42, खैबर पख्तूनख्वा में 67, बलूचिस्तान में 5, गिलगित बिल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में एक ही रोज में 425 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिससे मरीजों की तादाद 8418 हो चुकी। पंजाब में 3721, सिंध में 2537, खैबर पख्तूनख्वा में 1223, बलूचिस्तान में 432, गिलगित बिल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181, आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में 1970 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग जारी है। इसकी तरफ से एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि हमारा जो रिस्पांस है, हमारा जो प्रोग्राम है कोरोना वायरस के हवाले से, उसकी हिकमत अमली के हद व हाल क्या हैं। और इसके ऊपर काफ़ी फिर हमने उनको ब्रीफिंग के बाद बहस व मुबासा भी हुआ। उन्होंने काफ़ी सवालात भी किए और अमूमी तौर पे तमाम सफारतकारों ने इत्मीनान का इजहार किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने अब तक कोरोना वायरस के हवाले से जो तैयारी की है, जो इसकी हिकमत अमली है और जिस तरीके से हम एक मरबूत अंदाज में वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिल के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के तहत
और एनसीसी के तहत जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, जिसको कि तश्कील दिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जो कि हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान में, 13 मार्च को। तो ये जो मैकेनिज़्म है, ये जो सिस्टम हमने किया है पाकिस्तान में, एक मरबूत और आला सतह पे लीडरशिप जो है वफाकी और सूबाई उसके साथ मिल के और फिर एक्सपर्ट्स के साथ मिल के जो हमने हिकमत अमली अपनाई है उसकी तायीद की गई। और एक दो लोगों ने तो ये भी कहा कि इससे काफ़ी सीखा जा सकता है कि कैसे आप लोगों ने अब तक के जो इक़दामात किए हैं उनकी असरियत के हवाले से और उनकी अफादियत के हवाले से। तो ये एक मैं आपके साथ मालूमात शेयर करना चाहता था। इसी मीटिंग में सफारतकारों ने पाकिस्तान की हुकूमत को इस सिलसिले में अपने ताउन की यकीन दहानी भी करवाई और कुछ तो उसमें से ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे सेहत के शोबे में ख़ास तौर पे जो हमारा पोलियो प्रोग्राम है या जो हमारा फील्ड एपिडेमियोलॉजी का प्रोग्राम है, उसको दीगर कई ममालिक जो हैं बैरूनी और बैनुल-अक़वामी जो अदारे हैं वो भी इसको बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। और वही इस वक्त ख़ास तौर पे जो पोलियो प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है साल हर साल में, वो इस वक्त हमारा एक बुनियादी सिस्टम है कि जिसके तहत हम कोविड-19 के लिए जो रिस्पांस हम दे रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो बहुत इस वक्त अहम साबित हो रहा है। साथ तशवीश तो है, सबको है। तो एक तशवीश का पहलू ये भी है कि इस वक्त चूँकि हमारे हस्पताल बंद हैं, हमारे जो सेहत आमा के जो प्रोग्राम हैं मुख्तलिफ, चाहे वो पोलियो है, चाहे वो रूटीन इम्यूनाइजेशन का यानी हिफाजती टीकों का जो प्रोग्राम है वो है, या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतिस, दिल के आर्ज़ों के अंदर जो मुब्तला लोग हैं, तो हस्पतालों में कोरोना वायरस के हवाले से जो इंतज़ामात किए हैं ज़ाहिर है, और ओपीडीज़ जो बंद की गई हैं तो लोग इससे मुतासर तो हो रहे हैं। तो इसके लिए तशवीश भी ज़ाहिर की गई और हमने उनको बताया कि किस तरह हम बतदरीज टेली मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। हमने हस्पतालों की जोनिंग की हुई है और फीवर क्लिनिक्स चल रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के ऊपर। तो लेकिन बहरहाल ये, और आखिर में इसके साथ साथ ये बात भी की गई कि कोरोना वायरस तो इंशाअल्लाह जल्द या बदेर डिक्लाइन करेगा, ज़वाल पजीर होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो इससे लर्निंग्स होंगी उसका अक्स आना चाहिए हमारे मुस्तकबिल के हेल्थ केयर सिस्टम की तश्कील में। क्योंकि इस वक्त जो तवज्जो पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर है पाकिस्तान में, ये ज़ाया नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसके बेसिस के ऊपर और इन लर्निंग्स के ऊपर बेस करके हमने मुस्तकबिल का इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो तश्कील देना। दूसरी जी बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये कि आज आपको मालूम है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो बहुत नामी ग्रामी उलमा हैं, मुख्तलिफ मसालिक से उनका ताल्लुक़ है, उनसे आज सैर हासिल मुलाकात की है। और इस हवाले से जो बुनियादी बात है वो ये कि एक मतलब जो ऑलरेडी जब हमारे सदर साहब ने उलमा से मीटिंग की थी चंद दिन पहले, और उसमें जो शराइत तय की गई थी कि अगर हमने एक तो ये बुनियादी असूल तय पाया था कि मस्जिदें जो हैं वो बंद नहीं होंगी, लेकिन उनके अंदर एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक लोग आएंगे, नमाज अदा करेंगे और जाएंगे। तो इस हवाले से तो तकरीबन कोई 20 नुकात पर मबनी एक SOPs एग्री हुए
اور آج کی ملاقات میں جو وزیر اعظم صاحب نے علماء کے ساتھ کی انہی SOPs کے اوپر دوبارہ سے اتفاق کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے جی کہ آنے والے دنوں میں رمضان سے پہلے اور دوران رمضان مسجدوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی علماء نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ ان SOPs کو ان کا اطلاق کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. اس سلسلے میں آبویسلی یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس حوالے سے ان مسجدوں کے اندر اگر ایسا پتہ لگا کہ اس وجہ سے بیماری زیادہ پھیل رہی ہے تو پھر مناسب اقدامات بھی کیے جائیں گے علماء کو کانفیڈنس میں لے کے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے جی کہ آج ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ جو میٹنگ کی اس میں یہ بھی طے کیا کہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے کے اندر ہم تمام میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمپین شروع کریں گے کہ جس کے اندر لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ SOPs کیا ہیں, ان کا اطلاق کس طرح کرنا ہے, کس کی کیا ذمہ داری ہے اور کس طرح وہ تمام احتیاطیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جس کے تحت ہماری مسجدیں جو ہیں وہ خود گہوارہ نہ بن جائیں ڈیزیز کے سپریڈ کا, بلکہ وہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنے بریف میں ذکر کیا تھا کہ ہم ایک انشاءاللہ پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں یاران وطن کے نام سے, جو بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اور وہ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے پاکستان میں, اس میں اگر وہ کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, کسی طریقے سے کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ رجسٹر ہو سکیں گے. تو انشاءاللہ کل اس کے اوپر ایک خصوصی پریس کانفرنس کی جائے گی اور اس میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بتائی جائیں گی. اب اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں جی. دنیا میں تو صورتحال جو ہے وہ اب 2.4 یعنی 24 لاکھ لوگوں تک یہ بیماری پھیل گئی ہے. تمام ممالک کے اندر 1,65,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور 6,33,000 سے زیادہ لوگ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے ہیں. ریکور ہونے والوں کی جو شرح ہے عالمی سطح پہ وہ 26% ہے, یعنی کہ 1/4 سے زیادہ لوگ جو ہیں پوری دنیا میں مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. پاکستان میں دیکھتے ہیں, پاکستان میں جی اب تک ہم 1,04,302 ٹیسٹ ملکی پیمانے پہ کر چکے ہیں. 1,04,302. پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,873 ٹیسٹ ہوئے. یہ نسبتاً کم ہیں کیونکہ پچھلے 5-6 دن کے اندر مستقل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اس کا رجحان ہے وہ مستقل اوپر جا رہا تھا. 5,000 6,000 7,000 پھر ہم 8,000 تک پہنچ گئے تھے. یہ جو ڈپ آئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے, لیکن انشاءاللہ یہ دوبارہ پک اپ کرے گا کل پرسوں کے بعد اور اس میں ہم اسی 8-9 ہزار تک پہنچ جائیں گے اور ہمارا ہدف جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک 20,000 روزانہ کے ٹیسٹ سے زیادہ ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 425 نئے مریض جو ہیں ان کی تشخیص ہوئی اور اس کے کارن اب ہمارے پاس جو پاکستان میں کرونا وائرس کے ٹوٹل مریض ہیں اب تک ان کی تعداد ہو گئی ہے 8,418. اگر ہم ایک یہ دیکھیں کہ یہ جو 425 لوگ تشخیص ہوئے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ان کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ ہیں جی سندھ میں 182 اور پھر اس کے بعد ہیں جی KP میں 98 اور اس کے بعد بلوچستان میں 56 اور اس کے بعد پنجاب میں 72 اور پھر
6 ہیں GB میں اور 1 ہے آزاد جموں اور کشمیر میں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب ڈومیننٹلی یعنی کہ زیادہ تعداد میں جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ مقامی طور پہ بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے ہیں. ایک سٹیج تھی کہ جب پاکستان میں تمام جو مریض تھے وہ باہر سے تشریف لائے تھے اور ان کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو ان کے جسموں میں وائرس پائے گئے. لیکن اب ہمارے پاس 65% جو ہیں مریض وہ مقامی طور پہ ان کو یہ انفیکشن لگی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈیتھس ہیں وہ تو 176 ہو چکی ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ان میں 17 کا اضافہ ہوا ہے. ایک دن ایسا تھا اب تک اس بیماری کے حوالے سے کہ جس میں ہمیں 17 رپورٹس آئی تھیں. پچھلے 24 گھنٹے میں دوبارہ 17 رپورٹس آئی ہیں. یہ ہائیسٹ نمبر ہے ابھی تک ایک 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیتھس ہمیں رپورٹ ہوئیں. ابھی تک یہ جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں تو اس میں ہمیں 3 جو ہیں رجحانات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان 176 لوگوں میں سے جو فوت ہوئے 74% مرد ہیں. 82% ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے. مطلب یہ کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ ان کے اندر یہ احتمال ہے اس بیماری کا. اور تیسرے یہ کہ 83% ان میں جو فوت ہوئے لوگ ایسے تھے کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی. ذیابیطس تھی، دل کا عارضہ تھا، کوئی دوسری انفیکشن تھی، کینسر تھا، مطلب مختلف بیماریاں تھیں. تو اس کا دوسرا لفظوں میں یہ بھی مطلب ہے کہ 83% لوگ اگر تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے سے بیماری ہو تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو، کیونکہ آپ کے جسم کی مدافعت کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو بیماری لگنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. اب میں اس بات کو جوڑوں گا جی جو میں نے بات کی ان SOPs کی مساجد کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ سوچنے پہ کہ زیادہ ضعیف لوگوں کو مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے، زیادہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو مسجدوں میں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس قسم کی اگر ہم احتیاطیں کریں، اور یہ سب ان SOPs کا حصہ ہے آلریڈی. تو یہ آپ کے ساتھ آج کی بات چیت تھی. آپ کے ساتھ اعداد و شمار بھی اکٹھے کر آپ کو بتا دیے تازہ ترین، اور کل انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ یاران وطن کے حوالے سے بھی ملاقات ہوگی اور پھر ایک اپڈیٹ بھی آپ کو دیا جائے گا. آخر میں پاکستان کے مستند ترین اعداد و شمار اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی وقت کہ اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، تو آپ covid.gov.pk covid.gov.pk یہ حکومت پاکستان کا ایک ویب سائٹ کا پلیٹ فارم ہے جو کہ وزارت صحت کی ویب سائٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہاں آپ کو تازہ ترین اور مستند اعداد و شمار ملتے ہیں. اپنا اور اپنے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی میڈیا بریفنگ جاری تھی جس میں ان کا کہنا تھا وفاق اور صوبوں نے مل کر مربوط حکمت عملی بنائی. سفارتکاروں نے پاکستانی حکومت کے ساتھ تعاون کی پوری یقین دہانی کروائی ہے. ان کا کہنا تھا کہ تشویش ہے کہ ہمارے صحت عامہ کے پروگرام بند ہیں. انہوں نے کہا کہ OPDs جو بند ہیں ان سے لوگوں کو مشکلات تو ہو رہی ہیں. یاران وطن کے نام سے ایک پلیٹ فارم لا رہے ہیں جس میں بیرون ملک ڈاکٹر رجسٹر ہوں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں. کرونا وائرس دنیا بھر کے 24,25,000 افراد میں منتقل ہو چکا. 1,66,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. 6 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے. امریکہ اور یورپ میں کرونا کے مریضوں کی ہلاکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں.
کورونا وائرس نے دنیا بھر میں 24,25,000 افراد کو متاثر کیا۔ موسم وبا سے اب تک 1,66,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ 7,65,000 افراد میں وائرس کی منتقلی نے تمام دعوے اور اقدامات بے سود کر دیے۔ 40,565 افراد ہلاک ہو چکے۔ امریکہ کے بعد اٹلی دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کورونا نے تباہی پھیلا رکھی ہے۔ اٹلی میں ہلاکتیں 23,660، اسپین میں 20,852، فرانس میں 19,718، جرمنی میں 4,642، برطانیہ میں 16,060، بیلجیم میں 5,828، ہالینڈ میں 3,684، سوئٹزرلینڈ میں 1,406، آسٹریا میں 470، سویڈن میں 1,540، کینیڈا میں 1,583، روس میں 405، اسرائیل میں 173، بھارت میں 559، ترکی میں 2,017، ایران میں 5,209، افغانستان میں 33، چین میں 4,632 اور سعودی عرب میں 97 افراد کی اموات ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز پر تشویش کا اظہار۔ بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 227 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ 5 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ ویڈیو پیغام میں مراد علی شاہ کی عوام سے احتیاطی تدابیر کی اپیل۔ میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹوں کی کرونا کی سچویشن جو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کل تک ہم نے 24,458 ٹیسٹ کیے تھے، 1,600 ٹیسٹ مزید ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل 26,058 ٹیسٹ، اور اس میں ٹوٹل کل تک 2,537 افراد پازیٹیو تھے۔ مزید 227 افراد پازیٹیو آئے ہیں ٹیسٹ میں۔ اس طریقے سے سندھ صوبے میں ٹوٹل کرونا سے جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد 2,764 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوکل سپریڈ ہم نے ٹیسٹ کرتے رہے ہیں ان کا نمبر 171 ہے، جہاں پہ ٹیسٹ کی تعداد کیسز کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ 63 پازیٹیوز کل یہ لوکل ٹرانسمیشن کے جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں 63 پازیٹیو آئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی میں 32، خیرپور میں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں 33، ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی میں 25، ڈسٹرکٹ کورنگی میں 23، اور باقی بھی حیدرآباد میں 6، کشمور میں 4 یہ تبلیغی جماعت کے ہیں، جیکب آباد میں 8 یہ بھی تبلیغی جماعت کے ہیں، لاڑکانہ میں 2، ڈسٹرکٹ ملیر کراچی میں 1، میرپور خاص میں 2، شہید بے نظیر آباد میں 6، ٹنڈو محمد خان میں 8، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 6، ڈسٹرکٹ تھرپارکر میں 4 اور ڈسٹرکٹ جامشورو میں 1 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 10 افراد کیور ہوئے ہیں، 2 بار کنٹینیوس کنزیکٹیو نیگیٹو آ کے گھر بھیج دیا۔ اس طریقے سے ٹوٹل صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 635 ہے، جو کہ ہمارے ٹوٹل کیس لوڈ کا 23% ہے۔ دشمنوں کا ایک اور وار ناکام ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا حوالدار جام شہادت نوش کر گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے میرن شاہ کے مغرب میں 10 کلومیٹر پر واقع چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار اکبر حسین دھرتی ماں پر قربان، جبکہ 3 جوان زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 43 سالہ حوالدار اکبر حسین شہید کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے زیرا باغ سے تھا۔ شہید حوالدار نے سوگواران میں بیوہ اور 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے مطالبہ کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے 22 تاریخ کو جو تفتیش کرنی ہے آن کیمرہ کی جائے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ یہ حکمرانوں کے رونے نہیں بلکہ کام کرنے کا وقت ہے۔ حکومت لاک ڈاؤن کے معاملات پر سنجیدگی سے غور کرے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر اعظم کی ٹائیگر فورس کو سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا، یہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نیب کو چینی اور آٹا سکینڈل نظر نہیں آتا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ نیب اور ایسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا۔ سیاست اور ملکی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اگر یہی رویہ رہا تو کون اس ملک میں انویسٹمنٹ اور کون سیاست کرے گا؟ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ جیل سے نہیں گھبراتے۔ آج شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نالائکی، بدنیتی اور گھٹیا سوچ ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے نیب بارے میں جو کچھ ریمارکس دیے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حکمران جھوٹے کیس بنا کر اپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہے۔
फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ लंदन से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की बड़के मारकर पाकिस्तान आए थे, अब कोरोना वायरस का बहाना करके पतली गली से भाग रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ जब से मुल्क वापस आए हैं कोरोना के नाम पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने नैब पेशी से इस्तिस्ना के लिए तहरीरी मुआवजतनामा पेश किया। वो कहते हैं कि 69 साला कैंसर का मरीज हूँ, कोरोना होने का खदशा है। रियासी इदारे शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग, अकरबा परवरी, टीटी पर मबनी डाकू का हिसाब किताब मांग रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि तिब्बी अमले की खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लाखों की तादाद में N95 मास्क, हिफाजी लिबास और फेस शील्ड्स आ रही हैं, जबकि रोजगार खत्म होने से करोड़ों अफराद मुश्किल में हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि कौम कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स की खिदमात कभी फरामोश नहीं करेगी। डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद कोरोना कोशिशों में शरीक तमाम इदारों के मशकूर हैं। रेस्क्यू एहलकारों का भी मशकूर हूँ जो मुश्किल वक्त में कौम के शाना बिशाना खड़े हैं। तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि रोजगार खत्म होने से डॉक्टर्स अफराद मुतासिर हैं, जबकि करोड़ों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 10,000 राशन बैग तकसीम किए। रमजान तक 5 लाख राशन बैग तकसीम करने का हदफ है। अमेरिका ने कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का अज़्म का इजहार कर दिया। अमेरिकी सफ़ी पॉल डब्ल्यू जॉन्स ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहते हैं कि अमेरिका कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिकी सफ़ी पॉल डब्ल्यू जॉन्स ने शहबाज शरीफ के नाम खत में इस अज़्म का इजहार किया है कि हम मिलकर मुश्तरका कोशिशों से कोरोना जैसी वबा का फैलाव रोक सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान को 3 नई मोबाइल लैब्स फराहम करेंगे। जबकि अमेरिकी सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स ने कहा कि पाकिस्तान को हंगामी सूरत हाल के लिए तरजीह मुल्क के तौर पर नामजद किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को दोबारा तलब कर लिया। 22 अप्रैल को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। असासाजात केस में शहबाज शरीफ की 17 अप्रैल को भी तलब किया गया था, ताहम वो पेश नहीं हुए थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को नैब में पेशी का दोबारा बुलावा आ गया, जबकि यकीन दहानी करवाई गई है कि कोरोना वबा के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। नैब की जानिब से यह भी कहा गया है कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। शहबाज शरीफ से सवालात के जवाब लेना इंतहाई ज़रूरी है। शहबाज शरीफ को नैब नोटिस पर मुस्लिम लीग नून ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि जब मुल्क और दुनिया बदतरीन वबा से लड़ रही है, इस कड़े वक्त में आवाम की मदद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं। जबकि तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि लोगों के घरों में कोरोना से अमवात हो रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के तमाम असासाजात बैंक अकाउंट्स कानून के मुताबिक मुतल्लिका फॉर्म्स पर मुजाहिर हैं। FBI के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ पर तवज्जो देने की बजाय कोरोना और भूख से मरते अवाम का ख्याल करें। अस्मा बुखारी कहती हैं कि नैब आटा चोरों और चीनी चोरों को नोटिस क्यों नहीं जारी कर दे रहा। अब जहांगीर तरीन का बिजली की मद में अरबों का चूना लगवाने वालों में भी नाम आ गया है। नैब ने जहांगीर तरीन को लूट मार के लिए इस्तिस्ना दे दिया है। चेयरमैन नैब को परवेज खटक, फिरदौस आशिक, फवाद चौधरी, अलीम खान और जुल्फी बुखारी नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से सुरखरू हो चुके। हमजा शहबाज भी जल्द अदालतों से सुरखरू होंगे। और अब खबर यह है कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल से 5-10 रोज लेट हो सकती है, मगर आएगी जरूर। चीनी चोर अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी, ये हुकूमत का इम्तिहान है। लंगड़ी लूली अपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान ने दुनिया के लीडरों से कर्जे मुआफ करवा के मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा लिया है, जबकि वजीर आजम के मौक़िफ़ का हामी हूँ कि लॉकडाउन में गरीब आदमी भूख से न मरे। असल मसला सफ़ेद पूछ तबके का है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। कोशिश करेंगे गरीब आवाम को रिलीफ मिले। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ मेरा दोस्त है, अभी पेशी से बच गया है, रोज़े घर में रखे और सुकून से रहे। शहबाज शरीफ लैपटॉप के आगे बैठा है, बल्कि पूरी लंगड़ी लूली अपोजिशन लैपटॉप्स के आगे बैठी है। चीनी चोर अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्तान में मुतासरीन में अब तक 1 अरब 36 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। डिजिटल सिस्टम के तहत इमदाद का शफाफ निज़ाम अपनाया है। लॉकडाउन के मुतासरीन के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मंजूराबाद और कासमपुर कॉलोनी में कायम मुतअद्दिद कफालत सेंटर्स का अचानक दौरा किया और मुस्तहिक अफराद तक रकूम पहुँचाने के अमल का जायजा भी लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कैश काउंटर से इमदादी रकम की तरसील के तरीक़ाकार को चेक किया और मुतासरीन के मसाइल भी सुने। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुतासरीन को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इमदाद दी जा रही है। जिला मुल्तान में अब तक 1 अरब 36 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। मुल्तान इमदादी रकम की तकसीम के हवाले से पूरे पंजाब में टॉप पर है। मुल्तान में कायम करंतना मरकज़ में पाकिस्तान के 4 सूबों के अफराद की मेज़बानी की गई। वफाकी वज़ीर कानून फरूग नसीम ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवा दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्त सज़ा दी जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून फरूग नसीम का कहना था कि नए ऑर्डिनेंस में गंदम, चीनी, आटा, घी, सैनिटाइज़र और फेस मास्क तक समेत दीगर ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर बहक़ सरकार ज़ब्तगी और 3 साल सज़ा तजवीज़ की गई है। डॉलर और चीनी, गंदम समेत अशिया की स्मगलिंग रोकने के लिए एंटी स्मगलिंग कानून लाया जा रहा है। हुकूमत किसी को भी कोरोना की सूरत हाल से नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं देगी। सनतों से मुतल्लिक भी एक कानून पर काम जारी है। वफाकी हुकूमत ने गवादर बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इजाजत दे दी। गवादर आने वाले बल्क कार्गो को आलमी मयार को यकीनी बनाते हुए अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। वजारत तजारत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक गवादर बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट तजारत को इजाज़त होगी। गवादर से अफगानिस्तान को बल्क कार्गो की इजाज़त पाक अफगान मुश्तरका तिजारती चैम्बर और दीगर शराकतदारों की दरख्वास्त पर दी गई है। सेक्रेटरी तजारत अहमद नवाज सुखेरा के मुताबिक आने वाले दिनों में गवादर पोर्ट पर बड़ी सतह पर तिजारती सरगर्मियां शुरू होंगी, मगर गवादर बंदरगाह के जरिए अफगान ट्रांजिट के ट्रक मुकम्मल तौर पर सील होंगे। सेक्रेटरी तजारत का कहना था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के लिए 5 लाख मेट्रिक टन गंदम गवादर आएगी और गवादर पोर्ट पर मुकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। और अब खबर यह है कि लाहौर पुलिस का पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर भरपूर एक्शन। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 169 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। सिटी डिवीजन पुलिस लाहौर ने सबसे ज्यादा 41 पतंगबाज पकड़े। DIG ऑपरेशंस राय बाबूर सईद के मुताबिक मजमूई तौर पर 162 पतंगबाज, 4 पतंग साज और 3 पतंग फरोश गिरफ्तार किए गए। मुलजिमों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में 168 मुकदमा दर्ज किए गए। सिटी डिवीजन पुलिस ने 41 पतंगबाज और 3 मैन्युफैक्चरर्स गिरफ्तार करके मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस ने 24 पतंगबाज, 1 पतंग फरोश और 1 पतंग साज पकड़ा, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने 10 पतंगबाज और 2 पतंग फरोश धर लिए। कैंट डिवीजन पुलिस ने 32, सदर ने 27 जबकि सिविल लाइंस डिवीजन ने 28 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया। मुलजिमों के कब्जे से 700 से ज्यादा पतंगे, 99 पिंडी डोर और 44 गिच्छी डोर चरखी और जबकि पतंग साजी का सामान बरामद कर लिया। पुलिस की जानिब से अपील की गई है कि वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी की जानलेवा खूनी खेल से बाज रखें। और अब खबर यह है कि बैरून मुल्क इस तरह के हालात में नहीं बल्कि पाकिस्तान आकर अपने मुल्क में मरना चाहती हूँ। न्यूयॉर्क में फंसी अदाकारा मीरा की हाथ जोड़कर वजीर आजम इमरान खान से मदद की अपील। वजीर आजम साहब, न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे हैं और मैं होटल के कमरे में कैद हूँ और आपसे मुखातिब। मैं हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के हमरा शोज के सिलसिले में और फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आई थी। मेरे तमाम कोलीग्स वापस जा चुके हैं और मैं न्यूयॉर्क में स्टक हो गई हूँ। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है और मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। न्यूयॉर्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में अमवात हो रही हैं। मौत सबको आनी है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं मरना चाहती। वजीर आजम साहब, आपने हमेशा हम आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरियों को वतन वापस ले जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। मैं अपने वतन आकर मरना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म। और अब टुडेज़ इंटरनेशनल।
عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ پرامن کینیڈا میں فائرنگ کا 30 سال کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا. مسلح شخص نے گولیاں برسا دی. خاتون پولیس اہلکار سمیت 16 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس وردی میں ملبوس ملزم بھی جوابی کارروائی میں مارا گیا. فائرنگ کا تبادلہ 12 گھنٹے تک جاری رہا. واقعہ ایک قصبے میں پیش آیا جہاں ایک مکان کے باہر اور اندر لاشیں پڑی ملی. دوسرے مقامات سے بھی لاشیں ملی. علاقے میں بہت سے مکانوں کو نظر آتش بھی کیا گیا. پولیس وردی میں ملبوس ملزم بھی جوابی کارروائی میں مارا گیا جس کی شناخت گیبریل کے نام سے ہوئی ہے. فائرنگ کا تبادلہ 12 گھنٹے تک جاری رہا. حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملکی تاریخ میں مہلک ترین حملہ تھا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو مشکل وقت سے نکلنے میں ان کی مدد کریں گے. کینیڈا میں ہینڈ گن یا تیزی سے فائرنگ کرنے والے ہتھیار رکھنے پر پابندی ہے. اسلامی ممالک کی تنظیم نے بھارت میں کورونا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندانہ اقدامات کی مذمت کر دی. OIC کے انسانی حقوق کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کا مسلمانوں پر کورونا وائرس پھیلانا کا الزام گمراہ کن ہے. بھارتی میڈیا کے من گھڑت الزامات کے باعث بھارت میں مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے. انسانی حقوق کمیشن نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ مودی سرکار اسلاموفوبیا روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے. بھارت کے بین الاقوامی انسانی حقوق پر عمل درآمد کی ذمہ داری ہے. امریکی خلائی ایجنسی بھی کورونا کے خلاف اقدامات کرنے والی ٹاسک فورس کا حصہ بن گئی. وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی آلات کی تیاری میں حکام کی مدد کرے گی. امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے موذی مرض کے خلاف اقدامات میں ٹاسک فورس کے شانہ بشانہ کام کریں گے. طبی آلات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نیل آرمسٹرانگ فلائٹ ریسرچ سینٹر، ہسپتال اور دیگر ادارے مشترکہ طور پر کام کریں گے. کینیڈا کے شہر کیوبیک سٹی میں طیارے میں فنی خرابی کے باعث مین شاہراہ پر ہنگامی لینڈنگ ہوئی. خوش قسمتی سے طیارہ محفوظ رہا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. کیوبیک سٹی میں موٹر وے کے قریب طیارہ معمول کی پرواز پر تھا. فنی خرابی کے باعث طیارے کو ہنگامی طور پر موٹر وے پر ہی لینڈ کرنا پڑا. ایئرپورٹ حکام کے مطابق شدید فنی خرابی کے باعث اگر طیارہ لینڈ نہ کرتا تو کسی بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. پائلٹ کی حاضر دماغی اور مہارت کے باعث طیارہ موٹر وے پر بحفاظت لینڈ کر گیا. اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں. علی نے پتنگ بازی پر پابندی کو ہوا میں اڑا دیا. گجرانوالہ میں گھر کی چھت پر پتنگ بازی میں مصروف دکھائی دیے. کرکٹر حسن علی قانون شکنی پر اتر آئے. گھر کی چھت پر پتنگ بازی کرتے رہے. ان کی پتنگ بازی کرتے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے جس پر حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے. تو دوسری جانب حسن علی نے وائرل ویڈیو پر وضاحت کی ہے کہ پتنگ بازی کی ویڈیو پرانی ہے. کرکٹر ہوں، پتنگ باز نہیں. قانون کا احترام کرتا ہوں. پرانی ویڈیو پر بھی معذرت کی. کورونا کے باعث کھیلوں کے میدان ہو گئے ویران. قومی کرکٹ ٹیم کے فٹنس ٹیسٹ آن لائن لینے کا فیصلہ کیا گیا. قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی آن لائن ٹیسٹوں کا آغاز جلد ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کہتے ہیں کہ قومی کرکٹرز کے آن لائن ٹیسٹ لینے کا مقصد لاک ڈاؤن کے خاتمے تک کھلاڑیوں کو مکمل فٹ رکھنا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر کھیلنے کے لیے تیار ہوں اور انہیں فٹنس کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. مصباح الحق کا کہنا ہے کہ آن لائن ٹیسٹ کے حوالے سے تمام کھلاڑیوں کو گائیڈ لائنز بھجوا چکے ہیں. یقین ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے پر کھلاڑی بہتر پرفارم کر سکیں گے. پاکستانی ٹینس سٹار اعصام الحق کا کہنا ہے کہ ٹینس کے کھیل میں پاکستان کا نام بلند کرنا ان کا واحد مشن ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی عمر محض اعداد و شمار لیکن تمام اہداف اپنی جگہ برقرار ہیں. ان کا فی الحال ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اعصام الحق کا کہنا ہے کہ کرکٹ ساری قوم کو متحد کرتی ہے لیکن یہی توجہ دیگر کھیلوں کو بھی ملنی چاہیے کیونکہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ دیگر کھیلوں میں پیسہ نہیں مل سکتا لیکن جب ملک میں تمام کھیلوں کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو سپانسرشپ کیسے ملے گی. قومی ٹینس سٹار نے گلا کیا کہ ان کے میچز پاکستان میں نہیں دکھائے جاتے جس کی وجہ سے انہیں سپانسرشپ نہیں ملتی. لہٰذا ایک مرتبہ میڈیا کوریج شروع ہو جائے تو ٹینس میں بھی پیسہ آنا لگے گا.
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. جمہوریت، سیاست اور حالات حاضرہ، ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت.